करता हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। यथार्थ देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जो बताया जा रहा है जीवामृत। तो प्राकृतिक खेती जो शब्द है, आज की तारीख में जब विधा प्राकृतिक खेती का आएगा वो जीवामृत के बिना पूरा नहीं हो सकता। समझना, प्राकृतिक खेती जीवामृत के बिना पूर्ण नहीं हो रहा है। आप इंटरनेट में जब खोजेंगे तो ऐसे लगेगा प्राकृतिक खेती का मतलब है जीवामृत। और जब जीवामृत है तो जीवामृत का मतलब है गौमूत्र प्लस गोबर प्लस बरगद नीचे की के पेड़ के नीचे की मिट्टी प्लस बेसन प्लस गुड़ प्लस समय, पानी तो आइए, पानी प्लस समय। समय कितना? देखिए 48 घंटे या 72 घंटे। अब एक चीज बताइए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जो मैंने अभी बताया कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। मित्र कहते हैं गौमूत्र, गोबर में, गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ माइक्रोब्स हैं। 1 ग्राम गोबर में किसमें है? गाय के गोबर, वो भी देसी गाय के गोबर। भैंस के गोबर में नहीं है क्या? सोचना जरा बात। जिस खूंटे पर, जिस स्थान पर गाय बंधी है, वहीं पर बगल में भैंस बंधी है। गाय क्योंकि दूध कम देती है इसलिए उसको दाना कम दिया जाता है। भैंस ज़्यादा दूध देती है इसलिए उसको खली दाना ज़्यादा दिया जाता है। पाचन संस्थान सिस्टम सब एक है। आखिर कौन सी वजह है कि भैंस के गोबर में जीवाणु नहीं होते? कोई बताएगा हमको? इस चीज को आप पूछा। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी किस पेड़ के नीचे की, किस सीजन में? जैसे आज जून का महीना, किसी किसान ने किसी ऐसे जीवामृत बनाने वाले की बात सुनी, उसको पसंद आई, वो गया, गाय उसके पास थी, गौमूत्र इकट्ठा किया, गोबर इकट्ठा किया, एक कहीं बरगद का पेड़ दिखा जिसके नीचे रोज झाड़ू लगती है, गर्मी का सीजन है, सॉइल सूखी है, गया 250 ग्राम मिट्टी खोद लाया, डाल दिया, बनाने लगा। इस मिट्टी में जून के महीने में माइक्रोब्स थे क्या? तो खुल के बोलो ना, बताने वाले खुल के बताए ना कि किस पेड़ के नीचे की, किस सीजन में पेड़ का, कहाँ पर पेड़ होना चाहिए। अब यहाँ फिर क्वेश्चन होता है कि बरगद का ही पेड़ क्यों? अगर किसी का बरगद का पेड़ नहीं है, पूरे गांव में नहीं है, तो वो क्या प्राकृतिक खेती ना करे? तो पीपल का बताइए, पाकड़ का बताइए, गूलर का बताइए। चलिए, ना पीपल का है, ना पाकड़ का है, ना गूलर का है, तो फिर तो प्राकृतिक खेती जीवामृत नहीं बन सकता क्या? जंगल में जो फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ ह्यूमस की मात्रा 2%, 2.5%, 3% है और 3-3 किलोमीटर दूर तक बरगद के पेड़ नहीं है, वहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है क्या? ठीक है ना? अब देखिए, आप हमें जीवामृत बनाना है। क्या बनाना है? और जीवामृत क्यों बनाना है? पहले तो यहाँ
जीवामृत क्यों बनाना है? क्वेश्चन व्हाई, हम जीवामृत क्यों बनाएं? क्या उत्तर है? नहीं, प्राकृतिक खेती करना है तो बनाना पड़ेगा। नहीं, ठीक बात है, बट क्यों बनाएं? तो आएगा कि खेत में आपके सूक्ष्म जीवाणुओं की कमी हो गई है, खेत में बेनिफिशियल माइक्रोब्स अब नहीं बचे हैं, इसलिए आपको जीवामृत बनाना पड़ेगा। यस, राइट, मान लेते हैं, इसलिए जीवामृत बनाना है। तो हमारा आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव क्यों खत्म हुए हैं? किसी ने कहा सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो गए हैं, राइट? क्यों नष्ट हो गए? इंसेक्टिसाइड के कारण। तो हमें तो पहले, क्योंकि किसी समय में तो थे, आज नहीं है, और नहीं है का प्रूफ ये है कि एग्रीकल्चर के माइक्रोबायोलॉजी के लोग राइजोबियम 50 साल पहले से, फिर पीएचडी एजेटोबैक्टर 30 साल पहले से, फिर सुडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया, जाने क्या क्या, अभी 10 साल पहले से, फिर आप कंसोर्सिया, पहले इंडिविजुअल एक एक माइक्रोब की बात कर रहे थे, अब कंसोर्सिया की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि वैज्ञानिक स्वीकार कर चुके कि सॉइल में माइक्रोब्स नहीं हैं, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस जीवामृत को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान नहीं करते। वो वैज्ञानिक मान्यता उनकी प्रदान है जो ट्राइकोडर्मा लैब में बनाएंगे ना, उसको तो मान्यता है, लेकिन इसकी जीवामृत की मान्यता तभी जुबान से अब कुछ भी कर रहे हैं, मजबूरी में या कर रहे हो अलग की बात है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये माइक्रोब्स क्यों नष्ट हुए? 2 रीजन है मरने के। ड्यू टू टेम्परेचर, जैसे हम सब लोग पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवाणु 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते। अब जब अप्रैल में गेहूं कट गया, चना कट गया मार्च में, तो अप्रैल मई जून धरती का टेम्परेचर तो 50-60 तक पहुंच गया। सॉइल टेम्परेचर, जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर 48 है तो सॉइल का टेम्परेचर मालूम कितना है? 18 डिग्री प्लस कर लीजिए। अगर 48 डिग्री आज का टेम्परेचर है तो 56 डिग्री टेम्परेचर, उसका 56 या 66 डिग्री टेम्परेचर है सॉइल का, नाप विश्वास हो तो नाप लीजिए, थर्मामीटर ले जाकर। तो ड्यू टू टेम्परेचर नष्ट हुआ। अब आप कहोगे पहले क्यों थे? पहले हर खेत की मेड़ पर पेड़ थे, जहां पर पेड़ों की कैनोपी नहीं थी वहां खत्म हो जाते थे, पेड़ों के नीचे जिंदा रहते थे, बारिश होती थी, सॉइल ठंडी होती थी, माइग्रेट कर जाते थे। ये साइंस था। तो एक तो टेम्परेचर से मरे। दूसरा, जब आप दीमक मारने के लिए क्लोरोपायरिक खाद डालेंगे, केंचुआ मर जाएगा, दीमक मर जाएगा, तो माइक्रोब्स की क्या हैसियत न मरे? माइक्रोब्स ही मर गया। तो अब किसी ने कहा जीवामृत बनाना जरूरी है, और ये नहीं बताया, जैसे पहले अगर ये बताया जाता जीव इसलिए नष्ट हुए तो थोड़ी सी अवेयरनेस आती। तो आपने कहा जीवामृत बनाना है, बना लिया, जीवामृत डाल भी लिया। फिर किसी ने कहा आपके खेत में तो यार मुझको दीमक दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी साइंस उसको बताई नहीं गई। तो फिर क्या, क्लोरोपायरिक खाद ले आया, फिर डाल दिया। अब क्या हुआ? वो जो जीवामृत डाला था वो बेवकूफी का काम हो गया ना सब, उल्टा पुल्टा। तो जीवामृत बनाना है, क्यों बनाना है? सूक्ष्म जीव क्यों नष्ट हो गए, और अगर जो जो सूक्ष्म जीव नष्ट हो गए वो कहाँ मिलेंगे? जो जीव नष्ट हो गए वो कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? अब अगर कोई कह देगा बरगद के पेड़ के नीचे, मिट्टी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। गाय के गोबर में मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे जो नष्ट हो गए।
जो नष्ट हो गए तुम्हें पता है कौन से नष्ट हो गए। और अगर गाय के गोबर में है तो गाय का गोबर क्यों नहीं सड़ जाता? अगर 1 ग्राम में 5 करोड़ है तो गाय का गोबर सड़ क्यों नहीं जाता? अच्छा, जो किसान गाय का गोबर यूज कर रहा है, जिसके अंदर गाय पली है, वो गाय का गोबर खेत में डालता है, तो उसके खेत में क्यों नष्ट होगा? उसके खेत में तो होने चाहिए। सिंपल सी कहानी समझिए। तो जीवामृत बनाने के लिए ना गौमूत्र की जरूरत है, ना गोबर की जरूरत है, ना बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी की जरूरत है। क्या जरूरत है? आप ओरिजिनल देखिए मिलेंगे कहाँ? मैं भी बरगद के पेड़ के नीचे भी मिल जाए, मैं भी नीम के पेड़ के नीचे मिल जाए। कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन में पेड़ खड़े होंगे, डेंस 20, 25, 30 पेड़, उसके नीचे गर्मी में भी छाया रहती है। मॉइस्चर इतना है कि गर्मी में भी मॉइस्चर सूखता नहीं। अगर 2 इंच खोदोगे तो मॉइस्चर मिल जाएगा। फिर वहाँ पीपल बरगद का पेड़ नहीं है, बट वहाँ की मिट्टी में भी माइक्रोब्स मिलेंगे, ले आइए। ठीक है ना? तो माइक्रोब्स कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे, रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया में मिलेंगे। वहाँ बरगद का पीपल का पेड़ है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पेड़ हो। रिच बायोडाइवर्सिटी के फॉरेस्ट एरिया में आपको जीवाणु मिलेंगे, वहाँ से हम मिट्टी लाएंगे। और अब जीवाणु तो मिल गए, अब इनको डेवलप कैसे करना देखिए। हम जीवाणु मिट्टी ले आए जंगल, आप पढ़ते हैं कि ये ड्रम लेना है 200 लीटर का, इसमें गौमूत्र डालिए, गोबर डालिए, पानी डालिए और 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालिए और 1 किलो बेसन डालिए, 1 किलो गुड़ डालिए और 78 घंटे के बाद माइक्रोब ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। समझिए बात। हर प्रकार का जितने भी प्रकार के माइक्रोब्स हैं, इनकी सेल डिवीजन की अपनी एक समय है। किसी माइक्रोब्स का 4 घंटे में सेल डिवीजन होता है, किसी का 8 घंटे में होता है, किसी का 1 घंटे में होता है, किसी का 12 घंटे में होता है। आई डोंट नो, आज तक किसी ने रिसर्च नहीं किया कि राइजोबियम का जो बैक्टीरिया उसका सेल डिवीजन कितनी देर में होता है, बट होता है। टाइमिंग किसी को पता नहीं। और अगर किसी एक बैक्टीरिया की पता भी होगी तो जो जंगल की मिट्टी में मिलियंस टाइप के माइक्रोब्स होंगे, किसी को नहीं पता। ठीक है? अब देखिए, जो हम मिट्टी लाए थे, मैंने कहा 500 ग्राम, लोगों ने कहा 500 ग्राम मिट्टी होगा। मान लेते हैं जंगल की मिट्टी अच्छी मिल गई आपको, बैक्टीरिया थे, तो 500 ग्राम जो सॉइल है, इसमें जानते हो माइक्रोब्स कितने होंगे, कितने ग्राम होंगे? अभी नेट में आप खोजेंगे कि 1 ग्राम सॉइल में कितने माइक्रोब्स होते हैं तो आएगा 25 करोड़। किसी टेक्स्ट बुक में पूछेंगे माइक्रोबायोलॉजी किताब में 1 ग्राम सॉइल में कितने माइक्रोब्स होते हैं, बोले 1.5 से 2 करोड़। किसी माइक्रोबायोलॉजी से पूछ लोगे कि कितने माइक्रोब्स होते हैं तो बोले 2 से 3 करोड़। किसी और होशियार आदमी से पूछ लोगे कि नहीं बहुत होते हैं, कितने होते, 5-6 करोड़। जिसका जो मर्जी होता है वही बोल देता है। साइंस के विषय में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, सही भी बोल रहे हैं। आप जब अपना कॉमन सेंस लगाओगे तब सही गलत का पहचान होगी कैसे? देखिए, जो ये सॉइल आई है किसी पेड़ के नीचे से, जंगल से, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है? ऑर्गेनिक कार्बन सब तो अब बेवकूफ़ी का है, एक्चुअल ह्यूमस कितना? अभी बताएंगे कहानी ह्यूमस की। ऑर्गेनिक कार्बन, ये जो 500 ग्राम मिट्टी है, मान लो 2% ऑर्गेनिक कार्बन है, 500 ग्राम मिट्टी में 2% ऑर्गेनिक कार्बन है, मीन्स 10 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन है, राइट? 500 ग्राम में 2% के हिसाब से 10 ग्राम में ऑर्गेनिक कार्बन है। तो 490 ग्राम मिट्टी क्या है? पत्थर है। तो 490 ग्राम में तो माइक्रोब्स की कोई एंट्री है नहीं। 10 ग्राम मिट्टी में ही माइक्रोब्स हो सकते हैं।
लेकिन इसमें क्या है, 3 चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लिविंग इकाइयाँ भी हैं, प्लस जिंदा सेल भी हैं और डेड सेल भी है। ह्यूमस मीन्स जैव पदार्थ प्लस लिविंग माइक्रोब प्लस उनकी डेड सेल। 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ह्यूमस कहलाता है। अब सॉइल में ह्यूमस नहीं पढ़ाया जाता, ऑर्गेनिक कार्बन पढ़ाया जाता है। क्यों? वैज्ञानिक जान रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि अब ह्यूमस शब्द मत बोलो भाई, क्योंकि ह्यूमस में तो जिंदा जीव भी होते हैं। और प्रश्न पूछ दिया अगर किसी ने पलट के कि साहब जब सॉइल में ह्यूमस है तो जीवामृत की जरूरत क्या है, क्या उत्तर रह जाएगा? क्योंकि इधर नॉन टेक्निकल माइंड भी जीवामृत की बात कर रहा है, उधर टेक्निकल लोग भी कंसोर्सिया की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि ह्यूमस नहीं, ऑर्गेनिक कार्बन है। और ऑर्गेनिक कार्बन शब्द बिल्कुल क्लियर है। ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गन्स और कार्बन मीन्स जैव पदार्थ। उन्होंने लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे गैप कर दिया। तो आप समझिए, अगर इस 500 ग्राम मिट्टी में 10 ग्राम ह्यूमस है तो आप जानते हैं 10 ग्राम ह्यूमस जो है, तो 10 ग्राम ह्यूमस में 10 ग्राम माइक्रोब तो थोड़ी है। इससे 3 पार्ट हैं, जैव पदार्थ है प्लस माइक्रोब की लिविंग सेल है प्लस माइक्रोब की डेड सेल है। अगर मैं मान लूँ कि 4 ग्राम जैव पदार्थ है, 3 ग्राम जिंदा इकाइयाँ हैं, 3 ग्राम डेड इकाइयाँ हैं, तो माइक्रोब कितने पे? 3 ग्राम। 500 ग्राम मिट्टी के माध्यम से मैंने इसमें इस ड्रम में 3 ग्राम जीवाणु डाले। पानी कितना है? 200 लीटर। और आटा बेसन डाला, 1 केजी गुड़ डाला, 1 केजी समय दिया 72 घंटे, और कहते इसमें 10 की पावर 9 हो गई। भाई कैसे हो जाएंगे? 200 लीटर पानी है, 1 ml पानी में 1 करोड़ माइक्रोब हो जाने चाहिए। तो माइक्रोब क्या थे कितने? आपके पास तो 3 करोड़ थे 1 ग्राम में। और पानी अगर ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो आप गुणा कर लीजिए, तो कैलकुलेटर फेल हो जाए। 200 लीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर में कितना ml पानी है? ठीक है ना? अभी ये बताया क्या लोग, तो लोग क्या करते हैं, कुछ किसान आ गया है, 1 ड्रम लिया, गौमूत्र लिया, गोबर लिया, 500 ग्राम ऐसे भर करके पेड़ के नीचे की मिट्टी डाली जहाँ माइक्रोब थे नहीं, 72 घंटे रखा। फिर कहा गया इसको घन जीवामृत बना के डाल देना, घन जीवामृत बना के डाल दिया। फिर कहा गया फिर बनाने लगना, फिर पहली सिंचाई में डाल देना, फिर डाल दिया, फिर बनाने लगना, तीसरी सिंचाई में डाल देना, फिर डाल दिया। उत्पादन 40 कुंटल होता था तो गिर करके 22 कुंटल। अब वो किसान क्या कहता है, नहीं हम तो शुरू किए थे, हाँ अच्छा तो सब कुछ है, लेकिन उत्पादन बहुत कम हो जाता है। अब उत्पादन कम क्यों हुआ? ये ना भी डालता ना तो भी उसका 22 कुंटल होना, क्योंकि इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो गुड्डे गुड़िया का खेल था। माइक्रोबायोलॉजी सेल डिवीजन का पढ़ो तो थोड़ा सा कि एक सेल कितनी देर में मल्टीप्लाई होगी, फिर अगेन फिर कितनी देर में मल्टीप्लाई होगी, तो इस ड्रम में सैचुरेट होने, और फिर मात्र 200 लीटर में जीवाणु 10 की पावर 9 हो जाए, और आटा बेसन देंगे हम 1 किलो गुड़ 1 किलो बेसन, बस न समय देंगे न भोजन देंगे, और सोचे कि जीवामृत तैयार हो जाए। नहीं, ठीक है ना? अब देखिए जीवामृत मेरा क्या है, मैं क्या कहता हूँ इसमें जीवामृत में। अब आज कुछ लोग आपको कहते हैं कि भाई आप गाय की गोबर की ऐसी बात क्यों करते हैं? सुनिए आप, मैं बात केवल साइंटिफिक कर रहा हूँ कि हमें जीवाणुओं का डेवलपमेंट करना है।
अगर गाय का गोबर गौमूत्र से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन हो रहा है तो सरकारी डिपार्टमेंटों में जितनी भी हिंदुस्तान में लैब है, प्राइवेट जो कल्चर बना रही हैं, उनको कहो ग्लूकोज सुकोज अगर क्यों खिला रहे हो भाई, गोबर खिलाओ, पेशाब खिलाओ, वहाँ क्यों नहीं लागू कर रहे हो? वहाँ भी गोबर और गौमूत्र से बढ़ा लीजिए आप। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट मात्र इतना है कि मेरे किसान के मेरे खेत में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए हैं उनको फिर से इनॉकुलेट करना है, बस। कोई दूसरी बात नहीं है। जैसे मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोवैक्सीन लगवानी है, तो कोवैक्सीन कौन बना रहा हमें मतलब नहीं, हमें कोवैक्सीन लगा दो एक बार। वो हिंदुस्तान में बनी, पाकिस्तान में बनी, अमेरिका में बनी, कहाँ बनी, जहाँ बनी वो बनी होगी, हमको कोवैक्सीन लगा दो। और कई बार लगवाओगे? एक बार कि 10 बार? अगर वैक्सीन सही है एक बार बहुत है। अब अगर एक जीवामृत बन गया, एक बार आपने सही से बना दिया, और ये आपका खेत है, इसमें जीवाणु नहीं थे, यहाँ मैंने जीवाणु डब कर दिए, इनको यहाँ से ले जा करके यहाँ पहुँचा दिया, और 2 रीजन तो मरने के थे, नष्ट क्यों हुई? ड्यू टू केमिकल, ड्यू टू टेम्परेचर। मैंने खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा दिए, और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, इस प्रकार के जो रसायन थे, जो टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा, जो इनको मार देने वाले थे, उनका प्रयोग बंद कर दिया। बस ठीक है। अब अगला स्टेप आता है। हमारे देश में कई किसान इसको 8 साल से 10 साल से जीवामृत डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं। भाई ये जीवाणु तो इनॉकुलेट कर दिया, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? भोजन चाहिए ना। पराली में तो आग लगा देते हो, गोबर डालते नहीं, सनई की खाद पलटते नहीं, बरसात में खरपतवार को उगने देते नहीं, वीटीसाइड से मारते हो। तो माइक्रोब्स तो हैं, माइक्रोब्स खाएंगे क्या? मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? अच्छा, माइक्रोब्स कोई फसलों का भोजन तो है नहीं। किसी भी फसल की रूट, मतलब फसल की जड़, माइक्रोब्स खा लेगी क्या? क्या खाती है जड़? जड़ हमेशा जीव द्रव्य खाती है। फसल की जड़ जो है ना, ये पेड़ खड़ा ऊपर, ये रूट है। हम लोग कहते हैं कि ये नाइट्रोजन लेती है, फास्फोरस लेती है, पोटाश लेती है, ये क्रॉप पोटाश का इंटेक ज़्यादा करती है, क्रॉप जो है नाइट्रोजन का इंटेक ज़्यादा करती है, ये क्रॉप जो है इसका इंटेक। ये झूठ की कहानी है। क्रॉप को नहीं पता कि मुझे क्या टेक करना है, क्या टेक नहीं करना। वो नहीं जान, वो तो बेचारी केवल पानी पीती है, पानी की तलाश में जाती है, और पानी में जो कुछ भी होता है सब उसके सिस्टम में चला जाता है। तो अब माइक्रोब्स जो है कितना छोटा है, बट ये रूट के अंदर नहीं जाता। कुछ नेगेटिव फंगस पेनिट्रेट करते हैं स्टेम को, पत्ती को, रूट को पंचर करके घुसने की हैबिट है निगेटिव पैथोजन। तो वो तो पेनिट्रेट करके गए, बट बेनिफिशियल माइक्रोब्स कोई भी पेनिट्रेट नहीं करता, तो बाहर पड़ा रहता है, और जड़ के रास्ते से वो अंदर जा नहीं सकता। तो आपने जीवामृत डाला, जैसे 300 लीटर डाल दिया, 1000 लीटर डाल दिया, 1000 लीटर जीवामृत क्या, तुम 4000, 10,000, 70,000 लीटर डाल दो, किसी काम का नहीं है। काम का क्या है? जब वो जीव मरेगा, जब वो जीव मरेगा, जीवे जीव आहार, वेद का नियम है, जीव ही जीव का भोजन है। कोई भी लिविंग थिंग जड़ पत्थर नहीं खाती, लिविंग को ही खाएगा। तो ये जो फसलें, वनस्पतियाँ, जितनी भी वनस्पतियाँ, सारी की सारी हमारी मांसाहारी। अब कितना विचित्र लग रहा है, सारी की सारी वनस्पतियाँ मांसाहारी हैं, लेकिन ये शिकार नहीं करती। जब नेचुरली कोई जीव मर जाता है, नेचुरली, तब उसका जीव द्रव्य इनके अंदर जाता है,
खाना वो भी नहीं चाहती, उनको तो यूरिया खिलाओगे तो यूरिया भी पी लेती है। जो भी पानी में सोल्यूबल होगा, चीनी घोल दोगे तो वो भी चला जाएगा, यूरिया घोल दोगे वो भी चला जाएगा, इंसेक्टिसाइड घोल दोगे वो भी चला जाएगा। तो जीवामृत का क्या हुआ, जंगल से मिट्टी लाए, रिच बायोडाइवर्सिटी के जंगल से 5 किलो लाए और क्या डाला, 200 लीटर पानी भरने के बाद 5 किलो आटा डाला। आज बहस इस बात पर है, ना आटा मत डालना, बेसन डालना। क्यों? आदमी तो मक्के के आटे में और बेसन में फर्क भूल गया है। बेसन के नाम से मक्के का आटा खा रहा है और बैक्टीरिया को तुम कह रहे हो आटा नहीं खाएगा, बेसन खाएगा। आदमी फर्क भूल गया तो बैक्टीरिया बेसन खाएगा। अच्छा, बैक्टीरिया खाता है क्या? जैसे मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरिया खाएगा, ये शब्द अच्छा है? नो। बैक्टीरिया के कोई माउथ पार्ट्स नहीं जो खाएगा। बैक्टीरिया कभी कोई चीज खाता ही नहीं है। बड़े अचंभे की बात बता रहा हूँ। अभी हम लोग सुनते हैं बैक्टीरिया का क्या भोजन है। बैक्टीरिया का कोई भोजन है, नथिंग, कुछ नहीं खाता हो, क्योंकि उसके पास कोई मुंह नहीं। फिर क्या करता है, पानी में जो चीजें सॉल्युबल होंगी उस जहां वो रहता है उसके आसपास ह्यूमिडिटी, इसलिए कहा जाए ड्राई एरिया में बैक्टीरिया नहीं मिलेगा और ना ड्राई में रहेगा। मिट्टी को सुखा दोगे, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं तो भी मर जाएगा। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी के माध्यम से उसकी जो ये सेल है, जो बैलून है ना, दिखता नहीं बट बैलून के माफिक है ना, इस सेल के आसपास एक लिक्विड रूप में पदार्थ है, पानी में जो भी चीज सॉल्युबल हो गई है। जैसे बैक्टीरिया कहते हैं पत्ता, गोबर, जैसे ड्रम में डलवाते हैं ना गोबर डाल, बैक्टीरिया गोबर खाएगा ही नहीं। बहुत लंबा प्रोसेस है जब गोबर बैक्टीरिया के खाने योग बनेगा। खाने योग नहीं, एब्जॉर्ब करने योग। खाने योग नहीं, एब्जॉर्ब करने योग। जब वो गोबर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बहुत सारे फंक्शनों से पास होकर के टूटेगा, ब्रेक होगा। हालांकि उसमें ये जीवाणुओं के द्वारा जो आम्ल निकलते हैं वो भी सहायक होते हैं। तो जब पानी में डिजॉल्व हो जाएगी वस्तु, तो क्या करेगा, इसकी स्किन से ये पानी अंदर जाएगा और ये सेल ऐसे बड़ी होगी और बड़ी होने के बाद फिर क्या होगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। फिर ये स्वतंत्र यूनिट हो गई, ये स्वतंत्र यूनिट हो गई, फिर यही क्रिया करेंगे, फिर यही होगा। पीछे से ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म। जो चीज़ नष्ट हो जाएगी वो चीज़ प्लांट के काम आ जाएगी, राइट। तो जब मैंने यहाँ बैक्टीरिया डाले तो मैंने 5 किलो आटा डाला, 5 किलो गुड़ डाला। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहेगा, हम जैसे कहें गुड़ मत डालना, गलत कुछ नहीं, मत डालो, तब भी इसका जीवन चले। मैंने कहा आटा हटा दो, मत डालो आटा, केवल गुड़ डालो तो भी चलेगा। मत डालो आटा, मत डालो गुड़, कूलर के फल डालो तो भी चलेगा। बस क्या, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा कि जो चीज़ डायरेक्ट पानी में सॉल्युबल हो गई उसको डायरेक्ट फीडिंग मिलेगी, तेजी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे चीनी या गुड़ तो सॉल्युबल हो जाएगा, आटा नहीं अभी खा पाएगा। आटा खाने में, आटा आप बैक्टीरिया के काबिल बन जाए उसके लिए आटे को खुद 20-25 दिन लगेगा, और ये 72 घंटे में कैसे यूज कर लो। तो 1 किलो पूड़ी तो था उसके हिस्से में, क्योंकि जो आपने 1 किलो आटा बेसन दिया था, बेसन बैक्टीरिया के मतलब का अभी नहीं, बेसन बैक्टीरिया के मतलब का हो जाए इसमें अभी टाइम लगेगा। ये नेचर पर डिपेंड है कितने दिन टाइम लगेगा। तो इस ड्रम में मैं 5 किलो आटा डालूंगा, 5 किलो गुड़ डालूंगा, हिला दूंगा और बस सो जाऊंगा। 2-3 दिन बाद फिर हिला दूंगा। फिर एक हाइपोथेटिकली मैं कहूँगा यार इतने ड्रम में अगर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, 5-5, 10 किलो आटा, बेसन,
कि कहीं ऐसा ना हो ख़त्म हो गया हो। मानते हैं कि हो सकता है ऐसा ना हो ख़त्म हो गया हो, तो 3 + 3 15 दिन के बाद फिर दे देते। 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा फिर दे देंगे, फिर हिला देंगे। रोज नहीं हिलाना। अभी कोई कहता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए कि क्लॉकवाइज घुमाया जाए, देखो एक पेज खड़ा कर दिया जबरदस्ती का। अरे उसमें वायु संचार हो जाए इसलिए उसको हिला देना है, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे पंजे से हिला दो, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, कैसे घुमा दो पानी। किसी ने कहा नहीं 5 मिनट क्लॉकवाइज, 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। और आदमी कह रहा था हमने 6 मिनट घुमा दिया था एंटी क्लॉकवाइज। कुछ गड़बड़ नहीं गलत किया तुमने। जब मैंने बोला था 5 घुमाना है, 6 बार क्यों कर दिया? तो साहब क्या खराब हो गया क्या? देखिए बेमतलब की जंगल में ऐसा कुछ हो रहा क्या? वहाँ तो कोई नहीं घुमा रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई चीनी नहीं, कोई गुड़ नहीं, कोई आटा नहीं, सर्वाइव कर रहा कि नहीं? उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने फिर 5 दिया, फिर 15 दिन के बाद 3 + 3 दिया, फिर 10 दिन के बाद 2 + 2 दिया, और देते रहो अनलिमिटेड देते रहो। किसी ने कहा अरे यार तुम तो 4 महीने से ऐसा कर रहे हो, ये तो सारे सब मर गए होंगे। सब नहीं मरे होंगे, हाँ बहुत सारे मर गए होंगे, बहुत सारे पैदा हो गए। और ज़रूरत हमको किसकी है? मरे हुए की तो ज़रूरत है। क्रास तो मरे हुए की ज़रूरत है, जिंदा की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो नेचुरल विधा है, मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। मरने दो, कुछ भी होने दो। तुम तो 2 + 2 हर 10 डेज बाद देते रहो। नंबर 1। नंबर 2, एक घटना और घटेगी महीने 1.5 महीने के बाद, क्योंकि जंगल से मिट्टी लाए थे ना, तो जंगल की मिट्टी में एक ऐसे मान लिया इसमें पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं, निगेटिव नहीं हो सकते, होंगे। इसमें निगेटिव ही है, तो निगेटिव की जब भी ग्रोथ आएगी ना, तो ड्रम के ऊपरी सरफेस पर देखना आप, जैसे ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव हमको वो पढ़ाया जाता है, पहचान बताई जाती है। हम सिंपल व्यवहारिक पहचान बता रहे हैं। ग्राम निगेटिव हमेशा ब्लैक कलर का होगा और ग्राम पॉजिटिव हमेशा लाइट कलर का होगा। ग्राम निगेटिव को हवा की जरूरत ज़्यादा है, वो हमेशा सरफेस पर आएगा, और ग्राम पॉजिटिव को हमेशा ऑक्सीजन की कम जरूरत है, वो अनएरोबिक भाग में ज़्यादा रहना चाहता है। समझिए बात, निगेटिव पैथोजन और पॉजिटिव पैथोजन का तो इतिहास है। सॉइल के जो अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं उसमें 2 क्लास हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अनएरोबिक में, तो अनएरोबिक में 2 चीज़ें, जो प्योर पॉजिटिव हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत कम है, जो निगेटिव हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत कंपैरेटिवली ज़्यादा। तो जब आपका 45 दिन यहाँ भरा रहा, 40 दिन के बाद एक संरचना ऐसी आएगी कि जब ड्रम को हिलाएंगे तो नीचे पूरा लिक्विड येलो टाइप का होगा, लेकिन ऊपर आपको ब्लैक कलर की एक साड़ी, जैसे दूध में मलाई जमती है ना, ऐसे जमी हुई मिलेगी। अब आप इसको छन्नी लीजिए, छान करके अलग फेंक दीजिए। कुछ दिन बाद फिर थोड़ी सी डेवलप आएगी, ग्रोथ होगी, फिर फेंक दीजिए, दैन खत्म। अब ब्लैक की डेवलपमेंट होने की, मतलब निगेटिव पैथोजन का कहानी खत्म हो गई। अब वहाँ सिर्फ पॉजिटिव बच गए। 3 महीने में जीवामृत बन गया, कंप्लीट जीवामृत। कितना खूबसूरत जीवामृत। अब इस जीवामृत की आप केवल 20 लीटर मात्रा लेंगे। कितनी? 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, अगर इससे 20 लीटर मात्रा ली और 100 किलो ड्राई FYM, मतलब सड़ी हुई सूखी खाद, 100 किलो सूखा क्यों कर रहा हूँ? सूखा इससे कर रहा हूँ क्योंकि इससे ब्रॉडकास्ट करना है। अगर इसमें 20% मॉइस्चर रहा होगा और 20 लीटर आप मिला दोगे तो ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाओगे। इसमें गोबर को ड्राई होना चाहिए। ड्राई गोबर में मैंने 20 लीटर मिला दिया, मिक्स कर दिया फावड़े से, हाथ से, पैर से, जैसे, और 1 एकड़ जमीन में बिखेर दिया। बिखेरने के बाद जुताई कर दी। ध्यान रखना, सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए। ड्राई सॉइल में बिखेर दोगे बेकार हो जाएगा। सॉइल में मॉइस्चर था, आपने बिखेर दिया, जुताई कर दी, बैक्टीरिया का इनोकुलेशन हो गया। अब क्या करेगा?
अब देखिए दो बात, किसी ने ये जीवामृत डाला होगा ना, मैं गेहूँ बोऊंगा और उसकी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन है 0.3, और हमने कहा गेहूँ किसान की उपज नहीं घटनी चाहिए, तब तो ये प्राकृतिक खेती करेगा। उपज घट जाएगी तो प्राकृतिक खेती नहीं करेगा। तो अगर गेहूँ बोएगा और जीवामृत डालेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश कुछ नहीं डालेगा, तो उपज घटेगी। क्यों घटेगी? वेजिटेटिव, जिस प्लांट को वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़्यादा जरूरत है उसको नाइट्रोजन की भी ज़्यादा जरूरत है। नाइट्रोजन उस खेत में है नहीं, और जीवामृत में नाइट्रोजन अभी कुछ है नहीं। जीवामृत तो इसके जो जीवाणु हैं महीना 2 महीना में फंक्शनिंग में आएंगे, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होगा उसके साथ क्रिया करेंगे, उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगी, इनकी इकाइयाँ डेवलप होंगी तेजी के साथ, फिर पीछे से डेड इकाइयों की संख्या बढ़ेगी, तब पौधों के काम आएगा। इसमें टाइम लगेगा ना। तो गेहूँ की यील्ड हमारी 15% 20% घट सकती है, लेकिन अगर पुराने वाले नुस्खे से 72 घंटे वाला डालते हो तो 50% घटती है। हमारे नुस्खे से चलाओगे तो 15%, 10%, 20% भी घट सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ ऑल ऑफ सडन उसको प्राकृतिक खेती में नहीं ले जाना चाहिए। क्या तो डीएपी पोटाश सब कुछ बंद कर दे, लेकिन नाइट्रोजन की एक टॉप ड्रेसिंग अवश्य करे, क्योंकि ह्यूमस कम था, नाइट्रोजन की मात्रा कम थी। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन रुक जाएगा, यील्ड घटेगी। इसलिए नाइट्रोजन की एक टॉप ड्रेसिंग उसको कहिए करना। धीरे धीरे 1-2 साल बाद जैसे जैसे इसमें ह्यूमस बढ़ेगा फिर धीरे से कम हो जाएगा। लेकिन अगर पल्सेस और राइस लेता है तो बंद कर सकते, यील्ड नहीं घटेगी। ठीक है ना? ये सिंपल सा विज्ञान है, और ये चर्चा तो इस पर हम घंटों चलती रहेगी, लेकिन अब आप समझिए। अब मैंने बोला जैसे अपना कॉमन सेंस, हर चीज़ में अपना कॉमन सेंस अवश्य लगाइए। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।